हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए क्लास 12 हिंदी की तैयारी कैसे करें। फ्रेंड्स, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आप कमज़ोर छात्र हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देख लीजिए, आप आसानी से 90% स्कोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं जितने यहाँ पे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, यहाँ से तरह तरह के मॉडल पेपर की यहाँ पे एनालिसिस करके मैं यहाँ पे सारी चीज़ों के यहाँ पे डाटा बताऊँगा कि आप कौन सा वेटेज किस तरीके से पढ़ोगे कि आप आसानी से चीज़ों को कर पाओगे। और ये वीडियो आप शुरू से एंड तक देख लेते हो तो हिंदी में टॉप करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। और ये वीडियो मेरा ये फाइनल टचअप है, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आप आसानी से 90% पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक ना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और हिंदी में टॉप करने वाले ये सभी टॉपिक्स को तैयार कर लेना है। जितना मैं यहाँ पे टॉपिक्स तैयार करूँगा ये मैं यहाँ पे देख लो, जितने भी यहाँ पे मॉडल पेपर है, सोल्यूशन है, सभी के सभी मॉडल पेपर से मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है और इसी मॉडल पेपर से मैं यहाँ पे टॉपिक्स को बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको तैयार करना है 12th के बच्चों के लिए बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड के पेपर में 10 नंबर के पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको तैयार करना है बहुविकल्पी गद्य वाला प्रश्न, जो आपके गद्य खंड से होते हैं उसको तैयार कर लेना है। फिर यहाँ पे बहुविकल्पी पद्य वाला क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, ठीक ना। 5-5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे और 5-5 क्वेश्चन 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक। पक्का आएंगे, 101% की गारंटी मैं लेता हूं, ठीक। तो 10 नंबर आपको यहां से फिक्स होते हैं और इस सारी जितना मैं यहाँ पे टॉपिक बता रहा हूं अभी आपको इसी वीडियो में तुरंत मिल जाएगा इसका सोल्यूशन, आप परेशान मत होइएगा। चलिए, अगला टॉपिक आपको ये तैयार करके जाना है बोर्ड के पेपर में कि महत्वपूर्ण गद्यांश और महत्वपूर्ण पद्यांश। देखो, गद्यांश तैयार कर लो, एक आता है, ठीक। पद्यांश तैयार कर लो, ये भी एक आता है। लेकिन आपके बोर्ड के पेपर में गद्यांश 2 दिया होता है और पद्यांश भी 2 दिया होता है। किसी एक गद्यांश और एक पद्यांश का उत्तर पुस्तिका में आंसर लिखना होता है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि गद्यांश जो आपको तैयार करना है, मोस्टली आपको अशोक के फूल नामक गद्यांश को तैयार करके जाना है। बोर्ड के पेपर में 101% गारंटी के साथ आपको देखने को मिलेंगे इससे क्वेश्चन, ठीक। जो आपका गद्यांश आता है ये आपका 10 नंबर का होता है और पद्यांश होता है आपका 10 नंबर का होता है। लेकिन गद्यांश और पद्यांश से मात्र 5-5 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक। करना क्या होता है, गद्यांश का संदर्भ लिखना होता है, फिर रेखांकित अंश का व्याख्या लिखना होता है। उसके बाद 3 क्वेश्चन इसी गद्यांश और इसी पद्यांश से रिलेटेड होते हैं। समझ गए बात को। तो अशोक के फूल वाला चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार करके जाना है, ठीक। अगला टॉपिक महत्वपूर्ण पद्यांश 10 नंबर का आता है, 5 क्वेश्चन आते हैं, सेम टू सेम यही क्वेश्चन होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप गीत 2 वाले चैप्टर को तैयार करके जाना, जो कि महादेवी वर्मा इसके कवि हैं, कवित्री हैं, ठीक। इतना तैयार करके जाओ। तो अभी हमने बता दिया आपको 10 नंबर ये और 10 नंबर ये, 20 नंबर और 10 नंबर ये, 30 नंबर। 30 नंबर कहीं से नहीं जाएंगे, आपको एकदम झोली में आ जाएंगे, ठीक ना। इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब देखो, अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बोर्ड के पेपर में हर साल और हर बार पूछा जाता है कि जीवन परिचय से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां और क्वेश्चन नंबर 6वां। तो महत्वपूर्ण जीवन परिचय, एक कवि का याद कर लो, एक लेखक का याद कर लो। दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 101% गारंटी के मैं साथ बोल रहा हूँ। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि कवि का जीवन परिचय आप 2-3 कवि का जीवन परिचय याद कर सकते हो, जितना मन करे उतना याद कर लेना। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो पक्का याद करके जाना। एक तो महादेवी वर्मा का याद कर लेना और साथ में सूरदास का भी याद कर लेना। ये बोर्ड के पेपर में हर साल और हर बार पूछा जाता है, आप रिकॉर्ड निकाल करके देख सकते हो। अगला जो टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण जीवन परिचय। महत्वपूर्ण जीवन परिचय किसका, तो लेखक का। अब लेखक का जीवन परिचय सेम टू सेम जीवन परिचय आता है, उसके बाद एक कृतिया या रचना का नाम लिखना होता है, ठीक। तो 2 यहाँ पे मैं लेखक बता दे रहा हूँ, उनका जीवन परिचय तैयार कर लेना। एक जयशंकर प्रसाद का, सेकंड आता है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, तीनों का तीनों यहाँ पे जितना मैं यहाँ पे बताया हूँ सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना का नाम है। इतना चीज़ तो यहाँ से भी आपको 10-12 नंबर मिल जाएगा आसानी से। अब देखो, अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक हमारा ये कि 24 मार्च को आक्रमण करना चाहते हो तो ये 5 पत्र लेखन तैयार कर लो, एग्जाम में गारंटी के साथ इसमें से आएंगे, 100% की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक ना। सबसे पहले आपको तैयार करना है कि लिपिक पद हेतु हिंदी में प्रपत्र शैली में एक आवेदन पत्र लिखिए। ये बोर्ड के पेपर में कई सालों से लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन पूछा जा गया है कि ऋण प्राप्ति हेतु भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, ठीक। ये क्वेश्चन
अगला ये पूछा जा रहा है कि अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए। ये भी कई साल से पूछा जा रहा है क्वेश्चन है, ठीक ना। तो जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को तैयार कर लेना है। और यहाँ पे देखो, परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने हेतु जिलाधिकारी यानी कि डीएम को प्रपत्र लिखना है, पत्र लिखना है। इसके बारे में भी आपको पत्र तैयार कर लेना है। अगला जो कोई बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपनी प्री पुस्तक मंगवाने हेतु प्रकाशक को एक पत्र लिखिए। तो पत्र किस तरीके से लिखा जाता है मैं आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। कृपया करके इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। और यहाँ पे देखो, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितना मैं टॉपिक बता रहा हूँ जल्दी से इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेना। और एग्जाम से जाने से पहले 1 घंटा या 2 घंटा या सोने से पहले जितना मैं यहाँ पे अभी टॉपिक बताया हूँ सारे के सारे टॉपिक को तैयार कर लेना है। और बिना तैयार करके जाओगे तो फिर एग्जाम में रोने से सिवा और कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक ना। तो ऐसा कभी काम मत करके जाना कि एग्जाम में आपको रोना पड़े, ऐसा कभी नहीं करना है। देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रस, छंद और अलंकार, जो कि बोर्ड के पेपर में 6 नंबर का पूछा जाता है, ठीक ना। तो रस क्या होता है, कितने तरीके के रस होते हैं, हास्य रस, करुण रस, इसको तैयार कर लेना है। फिर छंद तैयार करना है। फिर यहाँ पे देखो, अलंकार भी तैयार करके जाना है, कौन सा अलंकार होता है पूछता है, ठीक ना। उपसर्ग तैयार करना है, 100% आते हैं। प्रत्यय तैयार करके जाना है। पर्यायवाची तैयार करके जाना है। तत्सम और तद्भव, संधि विच्छेद, धातु का रूप, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे देखो, बोर्ड के पेपर में आपसे विभक्ति भी पूछता है, ठीक ना। फिर धातु लकार पूछता है, और यहाँ पे इतनी चीज़ें आपसे पूछता है। अब चलिए मैं आप सभी को जितना मैं यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में बताया हूँ, ठीक ना, सारे टॉपिक को अब यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ और जल्दी से बताता हूँ कि किस तरीके से आपको तैयार करके जाना है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमने बहुत ही अच्छे ढंग से बहुविकल्पी तैयार किया है। और साथ में यहाँ पे देख लो गद्यांश, फिर ये पद्यांश, फिर ये मुहावरे, ठीक। यहाँ पे देखो पत्र लेखन, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि संधि विच्छेद करना होता है। फिर यहाँ पे शब्द युग्म, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि निबंध लेखन किस तरीके से मैं बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा हूँ। और यहाँ पे बताया हूँ कि पर्यावरण पे निबंध आप किस तरीके से लिखोगे उसके बारे में भी मैं बताया हूँ, ठीक ना। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। वीडियो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैराथन क्लास से समझ के इसे देख लो, ठीक ना। इससे देखने के बाद आप पूरा का पूरा यहाँ पे फाइनल टचअप हो जाएगा आपका। चलिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर से, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है। तो इसके राइट आंसर बनते हैं श्याम सुंदर दास। ये बोर्ड के पेपर में आपके 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें राइट आंसर होगा आपका श्याम सुंदर दास। अगला जो क्वेश्चन है आपका, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे प्रेमघन। अष्टछाप या अष्टयाम की भाषा क्या है। तो ब्रज भाषा। बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। भारतेंदु युग के लेखक का नाम बताइए। तो प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे। और हिंदी प्रदीप के संपादक कौन करते थे, या संपादक का नाम बताइए। तो बाल कृष्ण भट्ट इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चंद्रकांता संतति रचना है, किसकी रचना है। तो द्विवेदी युग की रचना है, ठीक। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। तो प्रताप नारायण मिश्र, ठीक। अगला क्वेश्चन कि सरस्वती किस युग की पत्रिका है। द्विवेदी युग की। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी। तो श्याम सुंदर दास ने की थी। तो जितने में यहाँ पे ये अभी बहुविकल्पी बताया है, इस सारे के सारे के बोर्ड के पेपर में सभी के सभी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक ना। अब चलिए अगला जो कि आपसे पूछता है, प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं का नाम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी पूछ सकता है और सेकंड में भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो अगर तैयारी 24 मार्च की करना चाहते हो बहुत ही अच्छे ढंग से, तो वीडियो को शुरू से एंड तक आपको देखना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रचना का नाम यहाँ पे लिखा हूँ और लेखक का नाम लिखा हूँ, और इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाया हूँ, ठीक ना। उस वीडियो का सारा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। चिंतामणि के लेखक कौन है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बिखरे फूल, रघुवीर सिंह, आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। और अपने अपने अजनबी अज्ञेय की रचना है। सेवा सदन प्रेमघन की रचना है। ध्रुव सामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रचना है, जो कि विद्यानिवास मिश्र की रचना है। पथ के साथ ही महादेवी वर्मा की है। कामायनी ये भी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। अब यहाँ पे देखो प्रमुख काव्य कृतियाँ और उनके रचनाकार, ये आपका लेखक का था। अब हम यहाँ पे चलेंगे कवि का।
तो आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो अज्ञेय की। संसद के से सड़क तक सुदामा पांडे की। मिलन किसकी रचना है? तो राम नरेश त्रिपाठी की। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? तो गजानन माधव की। साकेत किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की। गंगावतरण किसकी है? तो रत्नाकर की। प्रेम फुलवारी किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। कवितावली तुलसीदास की। प्रिय प्रवास हरिऔध की। और यहाँ पे देखो सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन की। और हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? तो अज्ञेय की। तो वीडियो को 2-3 बार देखोगे तभी याद होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि गद्यांश और पद्यांश हल करने का बेस्ट तरीका क्या होता है। तो इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं कि गद्यांश और पद्यांश हल करने का सही तरीका होता क्या है। चलिए, आपका गद्यांश ये है कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। चलिए, तो देखो इस गद्यांश से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, यानी कि संदर्भ लिखना है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। फिर यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलिए बारी बारी से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। हम यहाँ पे लिखेंगे संदर्भ, हेडिंग लगाओगे। फिर यहाँ पे लिखना पाठ का नाम ब्लैक पेन से, फिर यहाँ पे लेखक का नाम ब्लैक पेन से, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे अशोक के फूल। पाठ का नाम क्या है? अशोक के फूल। और लेखक का नाम क्या है? तो आचार्य रामचंद्र द्विवेदी, सॉरी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक। अब यहाँ पे करना क्या, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक, चलिए व्याख्या करते हैं। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा ही स्वार्थी है, यह उतने ही बातों को याद रखता है जिनसे उसका स्वार्थ सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ की बातों को या व्यर्थ की स्मृतियों को या अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता, समस्त अनुपयोगी चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ जाता है, ठीक। इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्ति को माना जाता है, स्वार्थ वृत्ति, ठीक, जो कि अपने स्वार्थ से काम रखता है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है। तो दुनिया केवल उतना ही, लेखक ने दुनिया को इस तरीके का व्यवहार बताया है। आप लिखोगे कि दुनिया केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्वार्थ का अखाड़ा किसे माना गया है। तो सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा माना गया है। तो हमने यहाँ पे देख लिया किस तरीके से, मतलब संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है किसी भी गद्यांश का। अब हम यहाँ पे देखेंगे किसी भी पद्यांश का किस तरीके से हल करते हैं। चलिए, पद्यांश बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई सालों से पेपर में पूछा गया है कि पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमावन, आज कजल अश्रुओं में रिम झिमाले यह घिरा घन, और होंगे नैन सूखे तिल बुझे और पलक रुखे, आर्द्र चितवन में यहाँ सत्य विदितों में दीप खिला। तो ये आपका पद्यांश है और इस पद्यांश से रिलेटेड 5 क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले इस पद्यांश का संदर्भ लिखना है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए इसका संदर्भ पहले लिखते हैं। तो संदर्भ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले शीर्षक का नाम लिखेंगे, उसके बाद कवित्री का नाम या कवि का नाम लिखेंगे। तो शीर्षक का नाम क्या है, तो गीत 2 अभी हमने बताया, और कवित्री का क्या नाम है, तो महादेवी वर्मा। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला का रेखांकित अंश का व्याख्या करेंगे। तो चलिए आइए करते हैं। महादेवी वर्मा जी कह रही है कि लक्ष्य पर यदि कोई साथ न भी चले, अकेला ही चलना पड़े, तब भी वे निरंतर आगे बढ़ती रहेंगी और अपरिचित मार्ग के समस्त संकट को संघर्ष झेलकर अज्ञात प्रियतम के पास पहुंच जाएंगी, ऐसा उनका दृढ़ विश्वास है। इस तरीके से आपको रेखांकित अंश का व्याख्या करना है। अब अगला क्वेश्चन कि कवित्री को साधना पथ पर आगे बढ़ने से कौन नहीं रोक सकता है। तो कवित्री जी को मार्ग में आगे बढ़ने वाली बाधाएं साधना पथ पर आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। तो जितनी भी बाधाएं हैं उनको रास्ते में आ रही है, सारी बाधाएं क्या करेगी, रोक नहीं पाएंगी कवित्री महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन कि कवित्री के साधना रूपी दीपक पर किनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कवित्री के साधना रूपी दीपक पर घनघोर वर्षा और बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
अगला क्वेश्चन ये है कि प्राण और अश्रु शब्दों के वचन बताइए। तो प्राण और अश्रु शब्द क्या हैं? हमेशा बहुवचन में होने वाले शब्द होते हैं। ठीक, ये हमने देख लिया संदर्भ और प्रसंग। अब यहाँ पे हम चलेंगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मुहावरा और लोकोक्ति के बारे में, जो कि 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 नंबर के। अंधे की लाठी का मतलब क्या होता है? एकमात्र सहारा। तो सुरेश अपने वृद्ध माता पिता के लिए क्या है? अंधे की लाठी है। और दांते तले उंगली दबाना के क्या मतलब हो जाता है? तो चकित रह जाना। ठीक, दाल में काला होना का मतलब क्या होता है? गड़बड़ होना। और श्री गणेश करना का मतलब शुरू करना। और नाक कटाना का मतलब इज्जत गंवा देना। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आप देख लिए मुहावरे। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या? तो लोकोक्तियाँ। ठीक ना, आइए हम लोकोक्तियों को अब समझते हैं। लोकोक्तियाँ, सावन हरे न भादो सुखे, इसका मतलब क्या होता है? सदैव एक समान होना, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सुख के दिन एक समान नहीं होते हैं। और मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसका कहने का मतलब क्या होता है? मन की पवित्रता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। और ये देखो, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लोकोक्ति है कि मुख में राम बगल में छुरी। इसका कहने का मतलब ये होता है ऊपर से भला बनकर धोखा दे देना। ठीक, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखो, ग्रामर का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पोर्शन भी आता है, संधि विच्छेद करना। ठीक ना, आप देख लो, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन आलय। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोत्सव का हो जाएगा महाधन उत्सव। और नामाभि का विभक्ति और वचन बताना है। बोर्ड के पेपर में ये 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन। तो इसका विभक्ति होगा तृतीय विभक्ति और बहुवचन। और आत्मनाम का विभक्ति होगा द्वितीय विभक्ति और वचन कौन सा हो जाएगा? एक वचन। और देखो, ये भी क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं, शब्द युग्म शकल और सकल का अर्थ बताना है। तो सकल का मतलब हो जाएगा संपूर्ण और इस शकल का मतलब हो जाएगा अंश। अनल का मतलब अग्नि और अनिल का मतलब वायु। ठीक, इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए, अंबर का यहाँ पे अनेकार्थी शब्द बताना है। अंबर का एक मतलब होता है आकाश और एक मतलब होता है वस्त्र। पतंग का एक मतलब होता है सूर्य, पक्षी, कीट, पतंग, पारा, नौका। इस तरीके से आपको याद रखना है। कनक का मतलब क्या होगा? कनक का अनेकार्थी शब्द बताना है, तो सोना और धतूरा। कनक का एक मतलब होता है सोना और एक मतलब होता है धतूरा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अनेक शब्दों के एक शब्द, यहाँ पे एक शब्द का अनेक शब्द बनाए और यहाँ पे क्या करना है? अनेक शब्द का एक शब्द बनाना है। थोड़ा जानने वाले क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। बहुत कम बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं? अल्पभाषी। और जानने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्ञासु बोलते हैं। और जिसका कहीं भी अंत ना हो उसे हम बोलते हैं अनंत। और जिसकी तुलना ना हो सके उसे हम क्या बोलते हैं? अतुलनीय। अब देखो, वाक्य संशोधन करने के लिए आता है आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, और ये कोई भी कर सकता है, बहुत ही आसान तरीका है इसका। क्या कि मैं कलम के साथ लिखता हूँ, ये गलत है, इसको सुधार करके लिखना है कि मैं कलम के साथ नहीं होता है, मैं कलम से लिखता हूँ। ठीक, मैं कलम से लिखता हूँ। और डाल में चिड़िया बैठी है, तो इस तरह से नहीं होगा, चिड़िया डाल में बैठी है, इस तरीके से। अब देखो, कौन में दोष नहीं है, ऐसे नहीं होगा, किसमें दोष नहीं है, इस तरीके से। मेरे को पुस्तक चाहिए, गलत है, मुझे पुस्तक चाहिए, इसका सही वाक्य है। उसे मृत्युदंड की सजा दी है, उन्हें मृत्युदंड की सजा दी है, इस तरीके से नहीं होगा, उन्हें मृत्युदंड दी गई है। ठीक, इस तरीके से आपको समझना है। अब यहाँ पे देखो, निबंध लिखने को आता है और अभी हमको समझना है कि किस तरीके से पत्र लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निबंध आप किस किस सब्जेक्ट पे तैयार करके जाना है बोर्ड के पेपर में। सबसे पहले पर्यावरण पे तैयार करके जाना है, और मैं अभी यहाँ पे पर्यावरण पे निबंध किस तरीके से लिखोगे इसको मैं बहुत ही अच्छे ढंग से बताऊँगा। ठीक, उसके बाद आपको बेरोजगारी पर तैयार करना है, फिर भ्रष्टाचार पे तैयार कर लेना है, फिर राष्ट्र एकता पे तैयार करना है, फिर स्वच्छ भारत अभियान पे तैयार करना है, उसके बाद आतंकवाद समस्या और समाधान पे तैयार करके जाना है। तो मैंने आतंकवाद पे भी तैयार करवा दिया बहुत ही अच्छे ढंग से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तैयार कर लेना। ठीक, तो आइए हम आज की इस वीडियो के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कहाँ कहाँ पे गलती नहीं करनी है। ठीक, यहाँ पे देखो, सबसे पहले हेडिंग डालोगे पर्यावरण प्रदूषण, और यहाँ पे लिखोगे एक रूपरेखा। रूपरेखा में करना क्या होता है, जितने यहाँ पे हेडिंग डाले हो सबके यहाँ पे लिख दो रूपरेखा में। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखोगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में मेन चीज़ यहाँ पे लिख दोगे, मेन चीज़ जो है कि दैवीय गुणों के विकास के लिए आसुरी वृत्तियों के प्रतिरूप खर और दूषण को त्रेता में भगवान राम ने मारा था। ये सब घटनाएं मनुष्य के चित्त वृत्ति का प्रदूषण दूर करने की थी, तब भौतिक की चाहे भौतिक प्रदूषण के बराबर नहीं थे, नहीं के बराबर थे। ठीक, इस तरीके से आपको प्रस्तावना लिखना है। फिर यहाँ पे समझाना है कि प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। तो प्रदूषण का अर्थ कैसे समझाएंगे
कि वातावरण के दूषित होने के कारण, चाहे होने को हम क्या बोलते हैं, प्रदूषण बोलते हैं। वातावरण जो आपका दूषित होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रदूषण बोलते हैं। ठीक, जो मुख्यतः जल, वायु, ध्वनि आदि में आज सर्वत्र व्याप्त होता है। जल में भी, वायु में भी, ध्वनि में भी, ये सब क्या है, प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। ठीक, अब देखो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। ठीक, इस तरीके से आप प्रदूषण के प्रकार लिखोगे। तो जल में आप कैसे लिखोगे, जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन असंभव है। उद्योग धंधों का कचरा, रासायनिक तत्व आदि नदी में बहकर भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। इस तरीके से आपका जल प्रदूषण हो गया। अब वायु प्रदूषण क्या होगा, तो जितने भी यहाँ पे वन कट रहे हैं, उद्योग धंधे या धुएँ जो भी हमारे उत्पन्न हो रहे हैं, उसी की वजह से हमारा वायु, हवा क्या हो जा रहा है, प्रदूषित हो जा रहा है। उसमें होता क्या है, ऑक्सीजन कम हो जाता है और CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। और ध्वनि प्रदूषण में क्या होता है, जितने भी बस, ट्रक, कार, बाजा, लाउडस्पीकर बजते हैं, उसकी वजह से हमारा ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। ठीक, अब रासायनिक प्रदूषण कैसे उत्पन्न होता है, तो कीटनाशक दवाइयाँ, रोगनाशक दवाइयों की वजह से हम क्या करते हैं, रासायनिक प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रदूषण किस तरीके से आप रोक सकते हो, रोकथाम क्या करोगे इसका। तो प्रदूषण रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास आवश्यक है। और इसे रोकने के लिए 2-3 तरीकों का आप उपाय कर सकते हो। सबसे पहले उद्योग जो खोलोगे, लाइसेंसी खोलोगे, कचरे कूड़ादान में डालोगे और सरकार के द्वारा चलाए गए नियम को पालन करोगे, तभी आप प्रदूषण आप आसानी से रोक सकते हो। अब यहाँ पे इसका उपसंहार लिख दो, सरकार प्रदूषण रोकथाम हेतु सजग है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छी तरह से हम अपने जीवन को स्वस्थ रख पाएंगे। ठीक ना, इस तरह से उपसंहार लिख दो। ये आपका हो गया पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। ठीक, अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका आता है कि पत्र लेखन कैसे करेंगे। हमने अभी बताया था पत्र लेखन के लिए, हमने यहाँ पे बताया था, एक बार और आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे 5 हमने पत्र लेखन बताया था, लेकिन आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से लिपिक पद हेतु की नहीं, प्रपत्र शैली में इसको मैं करके दिखाऊंगा। ठीक ना, चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पत्र लेखन। और जो आप पत्र लिखेंगे, सब्जेक्ट जो आपका होगा उसको ब्लैक पेन से यहाँ पे हेडिंग में लिख देना, ताकि एग्जामिनर की आंखें एकदम चकाचौंध हो जाए। ठीक ना, इस तरीके से कि लिपिक पद हेतु हिंदी में प्रपत्र शैली में एक आवेदन पत्र लिखिए। अपना नाम लिखना है, पिता का नाम, जन्मतिथि, वर्तमान पता, अस्थायी पता और क्या आप भारतीय हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ। ये आपका हो गया फॉर्म। अब यहाँ पे लिख देना योग्यता, अर्हताएँ, क्या क्या पढ़े हो, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, श्रेणी कौन सा है, किस वर्ष में किया हो, कौन सा बोर्ड है, सब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ पे लिख देना। उसके बाद यहाँ पे लिखना दिनांक और यहाँ पे लिखना है कि मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यताएँ या अर्हताएँ मुझ में हैं। मैंने जो भी सूचना दी है प्रपत्र में वे सही हैं। यदि इनमें से कोई भी गलती पाई गई तो मेरी मतलब कि इस उम्मीदवारी की निरस्त कर दी जाए। यहाँ पे लिख देना दिनांक और यहाँ पे लिख देना भवदी, फिर यहाँ पे लिख देना हस्ताक्षर, हस्ताक्षर अपना कर देना, फिर भेज देना। ठीक, इस तरीके से आपको लिख देना है। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और आता है, खंड काव्य। ये काव्य खंड से रिलेटेड प्रश्न आता है। तो अलग अलग के जिलों के लिए अलग अलग काव्य खंड होता है। तो बलिया, यहाँ पे मऊ, इटावा वगैरह के लिए यहाँ पे सत्य की जीत आता है। ठीक ना, तो सत्य की जीत को भी तैयार करके जाना है। और जितने भी यहाँ पे अलग अलग जिले के हैं, अपना खंड काव्य देख लेना या काव्य खंड वाला क्वेश्चन को देख लेना है। इस तरीके से आप हिंदी की तैयारी करोगे। और यहाँ पे जितना मैं यहाँ पे टॉपिक बताया हूँ आप सभी को, सारे के सारे अगर टॉपिक तैयार कर लिए, बहुत ही अच्छे ढंग से इस वीडियो को 2-3 बार देख लिए, तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि 90% पाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।